अक्सर जब हम शारीरिक थकान की बात करते हैं ना, तो उसका कारण समझना बहुत आसान होता है। हाँ, वो तो है। मतलब मान लीजिए किसी ने मैराथन दौड़ी है या दिन भर कोई बहुत भारी वजन उठाया है, तो उसकी मांसपेशियां दर्द करेंगी। ये ऐसी चीज है जिसे हम नाप सकते हैं। बिल्कुल। हमें पता होता है कि शरीर की ऊर्जा आखिर खर्च कहाँ हुई है। सही। ये एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक बात है। मतलब जब हम कोई शारीरिक मेहनत करते हैं तो शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है। हाँ, वो साइंस वाला हिस्सा। हाँ, मांसपेशियां थकती हैं और उस थकान का एक बहुत ही ठोस मतलब एक भौतिक कारण हमारे सामने होता है। लेकिन लेकिन असल पहेली तो तब शुरू होती है जब कोई इंसान दिन भर बस अपनी डेस्क पर बैठा रहा हो। ऑफिस की कुर्सी पर। हाँ, उसने अपनी कुर्सी से उठकर कोई शारीरिक मेहनत नहीं की है, कोई भारी सामान नहीं उठाया है, फिर भी दिन के अंत में वो पूरी तरह से थका हुआ और एकदम निचुड़ा हुआ महसूस करता है। बिल्कुल, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। ये एक तरह का अदृश्य बोझ है। मतलब एक ऐसी मानसिक थकावट जिसे कोई एक्सरे मशीन, एमआरआई या कोई फिटनेस ट्रैकर कभी नाप ही नहीं सकता। इस अदृश्य बोझ को समझना बहुत जरूरी है। विज्ञान हमें बताता है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% हिस्सा अकेले ही खर्च कर देता है। बाप रे, 20%? नहीं, हाँ, जबकि उसका अपना वजन शरीर का केवल 2% होता है। ये तो बहुत ज्यादा है। ना? और जब हम बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं तो ये कुछ ऐसा है जैसे जैसे हम किसी गाड़ी के इंजन को न्यूट्रल गियर में रखकर लगातार रेस दे रहे हों। ओहो, बेहतरीन उदाहरण है। गाड़ी कहीं जा नहीं रही है, बिल्कुल। गाड़ी अपनी जगह पर खड़ी है, लेकिन ईंधन लगातार जल रहा है और इंजन गर्म हो रहा है। वो अदृश्य बोझ असल में हमारे अपने ही विचारों का वजन है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज की इस गहरी चर्चा का हमारा मिशन जोसेफ ग्वेन की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक से लिए गए मुख्य विचारों और रिसर्च नोट्स का गहराई से विश्लेषण करना है। ये एक बहुत ही शानदार किताब है। सच में। और ये चर्चा उन सभी लोगों के लिए है जो इस बात की जड़ तक जाना चाहते हैं कि कैसे हमारी अपनी सोच ही हमारे तनाव और रोजमर्रा के भ्रम का सबसे बड़ा कारण बनती है। एकदम सही। हम सिर्फ समस्याओं पर बात नहीं करेंगे, बल्कि इस मानसिक थकावट और ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकलने का एक स्पष्ट रास्ता भी तलाशेंगे। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली है वो ये है कि इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन असहज कर देने वाले सवाल से होती है। वो सवाल क्या है? लेखक पूछते हैं, क्या हमारी हर सोच सच होती है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और जब हम इस सवाल पर गंभीरता से विचार करते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। हमारा दिमाग असल में स्वचालित रूप से विचार पैदा करने वाली एक मशीन है। ऑटोमेटिक मशीन? हाँ, ये एक इवोल्यूशनरी मतलब एक विकासवादी प्रक्रिया है। स्वचालित रूप से विचार पैदा करना, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जानबूझकर उन विचारों को जन्म नहीं दे रहे हैं। आपने विकासवादी प्रक्रिया का जिक्र किया। मेरा मतलब है, हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? क्योंकि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए हर छोटी आहट का मतलब कोई जंगली जानवर या बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। अच्छा, सर्वाइवल के लिए। हाँ, जिस इंसान के दिमाग ने हर छोटी बात को खतरे की तरह सोचा और उसे सच माना, वही जिंदा बचा। जिसने नहीं सोचा उसे शेर खा गया होगा। बिल्कुल। हमारा दिमाग हमें खुश रखने के लिए नहीं, बल्कि हमें जिंदा रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए ये लगातार भविष्य की चिंताओं और अतीत की गलतियों के विचार पैदा करता रहता है। तो ये एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है जो हर वक्त पैनिक मोड में रहता है। सही कहा। लेकिन समस्या ये है कि आज हमारे सामने कोई जंगली जानवर नहीं है, पर दिमाग की वायरिंग वही पुरानी है। समझ गया। और हम हर दिन आने वाले इन हजारों स्वचालित विचारों को बिना सोचे समझे परम सत्य मान लेते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मतलब अगर विचार स्वचालित हैं और वे सिर्फ एक पुराने सर्वाइवल मैकेनिज्म का हिस्सा हैं, तो क्या? तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी सोच और वास्तविक सच्चाई के बीच बहुत बड़ा अंतर होना चाहिए। एकदम सही, 100%। और यहीं से हमारे दुख की असली जड़ शुरू होती है। गुयेन अपनी किताब में एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचते हैं वास्तविकता और सोच के बीच। दोनों अलग अलग हैं? बहुत अलग हैं। वास्तविकता हमेशा पूरी तरह से तटस्थ यानी न्यूट्रल होती है। दुनिया वैसी नहीं होती जैसी वो है, बल्कि दुनिया वैसी होती है जैसी हमारी सोच है। ये थोड़ा गहरा हो गया, थोड़ा और आसान करते हैं। मतलब हम अपनी सोच के जरिए उस तटस्थ वास्तविकता को एक कहानी, एक मतलब दे देते हैं। इस बात को किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझना शायद ज्यादा आसान होगा।
हम दिन भर में ऐसी कई स्थितियों का सामना करते हैं जहां हम न्यूट्रल घटनाओं को बहुत बड़ा बना देते हैं। हाँ, शोध सामग्री में इसका एक बहुत ही बेहतरीन और आम उदाहरण दिया गया है। बताइए। मान लीजिए किसी ने अपने किसी दोस्त या सहकर्मी को एक बहुत जरूरी मैसेज भेजा। ठीक है। घंटों बीत गए और सामने वाले ने उसका रिप्लाई नहीं किया। ये तो हम सबके साथ होता है ना? हाँ। अब अगर हम सिर्फ वास्तविकता को देखें तो वो क्या है? वास्तविकता सिर्फ इतनी है कि मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। ये एक एकदम तटस्थ घटना है। लेकिन हमारा दिमाग इस खालीपन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है ना। बिल्कुल नहीं। इंसानी दिमाग को अनिश्चितता से नफरत है। उसे हर चीज का जवाब चाहिए। सही कहा। और जब उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता तो वो तुरंत एक कहानी गढ़ना शुरू कर देता है। मतलब ओवर थिंकिंग शुरू। हाँ, सोच पैदा होती है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, या शायद मैंने कल मीटिंग में कुछ गलत कह दिया था, या फिर वो इंसान बहुत घमंडी हो गया है। बिल्कुल, ये सब हमारी सोच है। जबकि हकीकत क्या हो सकती है? हकीकत ये हो सकती है कि वो इंसान बस किसी गंभीर पारिवारिक समस्या में उलझा हो, या शायद उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, या वो अस्पताल में हो। कुछ भी हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने दिमाग के भीतर चलने वाली फिल्मों के खुद ही डायरेक्टर बन जाते हैं, जहां हम अपनी ही ट्रेजेडी लिख रहे हैं? ये डायरेक्टर वाली एनालॉजी इस स्थिति को बहुत ही अच्छी तरह से समझाती है। हम सच में डायरेक्टर बन जाते हैं। और सबसे विडंबना की बात यह है कि हम खुद ही उस फिल्म को देख के रो भी रहे हैं। बिल्कुल, हम उस मन गढ़ंत फिल्म को एक सच्ची डॉक्यूमेंट्री मानकर बैठ जाते हैं। और जब हम अपनी ही बनाई इन कहानियों को सच मानने लगते हैं तो ओवर थिंकिंग का वो डरावना चक्र शुरू होता है, जो हमें मानसिक रूप से एकदम पंगु बना देता है। हम में से कई लोग जो साइकोलॉजी में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं, वो CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बुनियादी ढांचे को समझते हैं। हाँ, CBT बहुत मशहूर है। हमें पता है कि कोई घटना होती है, फिर हमारी सोच आती है और फिर हमारी भावना बनती है। मतलब घटना प्लस सोच इक्वल टू भावना। ये फॉर्मूला नया नहीं है। नहीं, ये बहुत पुराना है। तो फिर इस किताब में लेखक किस अलग नजरिए की बात कर रहे हैं जो इसे इतना खास बनाता है? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ग्वेन सिर्फ इस समीकरण तक सीमित नहीं रहते। अच्छा। वे इस बात पर जोर देते हैं कि ये फॉर्मूला एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक अंतहीन लूप है, एक सर्कल की तरह। हाँ, असली समस्या ये नहीं है कि एक नकारात्मक विचार आता है। असली समस्या वो न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप है जिसमें हम बुरी तरह फंस जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप, इसका शरीर पर असल में क्या असर होता है? देखिए, जब हम किसी न्यूट्रल घटना को अपनी सोच से एक भयानक रूप दे देते हैं, जैसे परीक्षा में फेल होने को ये मान लेना कि मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया, जो कि बहुत आम बात है। हाँ, तो ये सोच शरीर में एंग्जाइटी पैदा करती है। दिमाग का वो हिस्सा जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो तुरंत सक्रिय हो जाता है। अलार्म बजने लगता है। बिल्कुल, वो शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। अब शरीर में डर की भावना है, मतलब शरीर को लग रहा है कि कोई असली खतरा सामने आ गया है। एकदम सही। दिमाग इस शारीरिक डर को महसूस करता है और सोचता है, अगर मैं इतना डरा हुआ हूं तो इसका मतलब है कि सच में कोई बहुत बड़ा खतरा है। ओहो। और फिर वो उस खतरे से बचने के लिए 100 नए डरावने विचार पैदा करता है। ये तो एक सेल्फ फीडिंग मॉन्स्टर की तरह है। मतलब विचार से भावना बनी, भावना से स्ट्रेस हार्मोन निकले, हार्मोन ने दिमाग को सिग्नल दिया कि खतरा असली है, और दिमाग ने और ज्यादा विचार पैदा कर दिए। ये तो किसी को भी पूरी तरह से थका देने के लिए काफी है। यही कारण है कि ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान बिना कुछ किए ही शारीरिक रूप से टूट जाता है। उसका नर्वस सिस्टम लगातार एक ऐसे युद्ध को लड़ रहा होता है जो असल में कहीं है ही नहीं। यहाँ ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। कैसे? अगर घटना न्यूट्रल है और ये सारा लूप हमारी सोच से ही शुरू हो रहा है, तो एक स्वाभाविक निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें बस अपनी सोच को बदल लेना चाहिए। अच्छा, सकारात्मक सोच। हाँ, अगर घटना और सोच दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, तो क्या हम केवल अपनी सोच को बदलकर या नकारात्मक सोच को बलपूर्वक रोककर अपनी भावनाओं को पूरी तरह से हैक कर सकते हैं? ये सबसे आम धारणा है। मतलब बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अपने दिमाग पर काबू रखो, बुरे विचारों को रोक कर रखो। बिल्कुल, हर कोई यही कहता है। लेकिन स्रोत सामग्री इस बात को बहुत मजबूती से खारिज करती है। किताब कहती है कि विचारों को बलपूर्वक रोकना या उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करना ही हमारे दुख को कई गुना बढ़ा देता है। ऐसा क्यों? मतलब विचारों को कंट्रोल करना तो एक अच्छी बात होनी चाहिए। मनोविज्ञान में इसे आयरनिक रीबाउंड इफेक्ट कहा जाता है। ये क्या होता है? अगर किसी इंसान से कहा जाए कि अगले 1 मिनट तक किसी गुलाबी हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना,
तो दिमाग सबसे पहले गुलाबी हाथी ही सोचेगा। बिल्कुल। उसका दिमाग तुरंत एक गुलाबी हाथी की तस्वीर बना लेगा। जितना ज्यादा हम किसी विचार को दबाने या उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, वो विचार उतनी ही ज्यादा ऊर्जा के साथ वापस आता है। मतलब हम एक स्प्रिंग को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम सही। हम एक ऐसे खेल में उलझ जाते हैं जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब अगर हम अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें दबा नहीं सकते, तो हम ओवरथिंकिंग के इस तूफान में करें क्या? क्या हम सिर्फ हार मान लें? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और इसका जवाब विचारों को नियंत्रित करने में नहीं है। तो फिर किसमें? इसका समाधान अवेयरनेस यानी सजगता में छिपा है। ग्वेन एक बहुत ही शक्तिशाली और मुक्ति देने वाला विचार पेश करते हैं। आप अपने विचार नहीं हो। आप अपने विचार नहीं हो। सुनने में बहुत दार्शनिक लगता है। हाँ, फिलोसॉफिकल लगता है थोड़ा। लेकिन इसे व्यावहारिकता में कैसे उतारें? यानी हमें अपने ही दिमाग के खेल में एक रेफरी या दर्शक बनना है, खिलाड़ी नहीं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इंसान और उसके विचारों के बीच एक दूरी है। हम अक्सर इस खेल में खिलाड़ी बन जाते हैं और हर विचार के साथ कुश्ती लड़ने लगते हैं, जो कि हमें थका देता है। हाँ, लेखक कहते हैं कि हमें खिलाड़ी नहीं बल्कि सच में एक दर्शक बनना है। कल्पना कीजिए कि इंसान का दिमाग एक खुला आसमान है और विचार उस आसमान में तैरते हुए बादल हैं। आसमान और बादल? हाँ, कुछ बादल बहुत सफेद और सुंदर हो सकते हैं और कुछ बहुत काले और तूफानी हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही बुनियादी सच है। वो क्या? आसमान कभी बादलों से चिपकता नहीं है। आसमान को बादलों से कोई खतरा नहीं होता। बादल आते हैं, अपना समय बिताते हैं और हवा के साथ चले जाते हैं। ये एनोलॉजी बहुत स्पष्टता लाती है। मतलब जब कोई डरावना विचार आता है तो हमें ये नहीं कहना है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे इसे रोकना होगा। बिल्कुल नहीं कहना है, क्योंकि ऐसा करके हम उस विचार रूपी बादल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप बादल को मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते। सही। इसके बजाय हमें सिर्फ ये देखना है कि मेरे दिमाग में अभी फेल होने का या रिजेक्ट होने का एक विचार आ रहा है, बस उसे देखना है। यही माइंडफुलनेस का असली विज्ञान है। जब हम सजग होते हैं और विचारों को सिर्फ एक आते जाते बादल की तरह ऑब्जर्व करते हैं, बिना उन्हें अपनी पहचान बनाए, तो वे विचार अपनी शक्ति खो देते हैं। वो लूप टूट जाता है। हाँ, वे स्ट्रेस हार्मोन के उस लूप को ट्रिगर नहीं कर पाते। आपने अभी पहचान या आइडेंटिटी का जिक्र किया। मुझे लगता है कि ओवरथिंकिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम अक्सर अपने विचारों को लेबल्स की तरह अपने माथे पर चिपका लेते हैं। पहचान का ये पहलू बहुत ही गहरा है। मतलब हम इंसानों की आदत होती है कि हम बहुत जल्दी खुद को परिभाषित कर लेते हैं। हम खुद को एक बॉक्स में डाल देते हैं। हाँ, अगर कोई इंसान लगातार चिंता के विचार महसूस करता है तो वो खुद को लेबल दे देता है, मैं एक एंग्शियस इंसान हूँ या मैं एक ओवरथिंकर हूँ। या आप मैं हमेशा चीजें खराब कर देता हूँ। बिल्कुल। कोई दूसरा सोचता है मैं बहुत कमजोर हूँ। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि ये सब सिर्फ विचार हैं, ये आपकी सच्चाई नहीं है। लेकिन अगर हम अपने विचार नहीं हैं, अगर हम वो लेबल्स नहीं हैं जो हमारा दिमाग हमें दे रहा है, तो फिर हम असल में कौन हैं? इंसान उन विचारों को देखने वाला एक सजग ऑब्जर्वर है, बस एक दर्शक। सिर्फ देखने वाला। हाँ, और जब हम अपनी पहचान को इन विचारों से अलग कर लेते हैं, जब हम हर आते जाते विचार के साथ बहना बंद कर देते हैं, तो इंसान प्राकृतिक रूप से एक शांत अवस्था में पहुंच जाता है। एक तरह की शांति। जी, किताब इसे नॉन थिंकिंग स्टेज कहती है। यह बिना सोचे रहने की एक सहज अवस्था है। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा क्योंकि नॉन थिंकिंग स्टेट शब्द सुनकर थोड़ी उलझन होती है। कैसी उलझन? बिना सोचे रहने का मतलब तो ये हुआ कि इंसान एक ज़ॉम्बी की तरह बन जाए। मतलब अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो हम जीवन के फैसले कैसे लेंगे, अपना रोज का काम कैसे करेंगे? यह एक बहुत ही स्वाभाविक संदेह है जिसे स्रोत बहुत बारीकी से सुलझाता है। नॉन थिंकिंग स्टेट का मतलब दिमागी रूप से सुन्न हो जाना या काम करना बंद कर देना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? लेखक यहाँ कार्यात्मक सोच यानी फंक्शनल थिंकिंग और मनोवैज्ञानिक सोच यानी साइकोलॉजिकल थिंकिंग के बीच एक बहुत साफ रेखा खींच रहे हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? थोड़ा आसान भाषा में। जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, खाना पका रहे हैं या गणित का कोई सवाल हल कर रहे हैं, तो वो फंक्शनल थिंकिंग है। वो काम करने के लिए जरूरी है। वो तो लॉजिकल सोच है। हाँ, लेकिन काम करते समय ये सोचना कि अगर मेरा ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्या मैं हमेशा ऐसा ही संघर्ष करता रहूंगा, ये मनोवैज्ञानिक सोच है। ओहो,
ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ये वो मानसिक शोर है जिसका वास्तविक काम से कोई लेना देना नहीं है। मतलब समस्या एक्शन में नहीं है, बल्कि उस एक्शन के चारों ओर बुने गए डर के जाल में है। बिल्कुल सही। बच्चों को देखिए, बच्चे इसी नॉन थिंकिंग स्टेट में जीते हैं। वे पूरे फ्लो में खेलते हैं। हाँ, वो तो अपनी धुन में रहते हैं। अगर वे गिरते हैं तो रोते हैं और अगले ही पल फिर से खेलने लगते हैं। वे इस बात को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करते कि मैं क्यों गिर गया, मैं कितना अनाड़ी हूँ। लेकिन बच्चों के पास वयस्कों की तरह जिम्मेदारियां नहीं होती। तो क्या नॉन थिंकिंग स्टेट का मतलब जिम्मेदारियों से भागना है, या सिर्फ उस मानसिक शोर से आजादी पाना है जो हमें थका देता है? बिल्कुल, मानसिक शोर से आजादी पाना है। वयस्कों के पास जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें बिल भरने होते हैं। बिल भरना एक एक्शन है, वो तो करना ही है। लेकिन बिल भरते हुए भविष्य की गरीबी का डर पैदा करना और उसमें खो जाना, वो मनोवैज्ञानिक सोच है, वो मानसिक शोर है जिसे बंद करने की जरूरत है। ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार है। अब सवाल ये उठता है कि इस थ्योरी को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्योंकि जब हम आराम से बैठे होते हैं तब ये आसमान और बादल की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब अचानक सोमवार की सुबह बॉस का कोई ईमेल आता है जो टोन में थोड़ा रूखा हो, तो सारा ज्ञान गायब हो जाता है और हार्ट रेट तुरंत बढ़ जाती है। यह एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती है। इसीलिए इस अवस्था को एक अभ्यास कहा गया है। ये रातों रात नहीं होता। तो इसे डेली लाइफ में कैसे लाएं? किताब कुछ बहुत ही ठोस तरीके बताती है जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। इसमें सबसे प्रभावशाली टूल है एक पॉज लेना। पॉज लेना यानी बस रुक जाना। हाँ, न्यूरोलॉजी के नजरिए से इसे समझें। जब कोई तनावपूर्ण स्थिति आती है तो हमारा एमिगडाला तुरंत हावी होने की कोशिश करता है और ऑटोमेटिक रिएक्शन पैदा करता है। वो फाइट या फ्लाइट मोड। बिल्कुल। जब हम प्रतिक्रिया देने से पहले एक पॉज लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो हम असल में अपने दिमाग के उस हिस्से को समय दे रहे होते हैं जो तार्किक फैसले लेता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हाँ, एक छोटा सा पॉज उस पूरे नेगेटिव लूप को शुरू होने से पहले ही तोड़ सकता है। ये आज के दौर में बहुत जरूरी है, जहां हर मैसेज, हर ईमेल का तुरंत जवाब देना हमारी आदत बन चुकी है। हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। एक और बहुत प्रभावी तरीका है अपने ही विचारों से सवाल करना। खुद से सवाल करना। हाँ, जब बॉस का वो ईमेल आए और दिमाग कहे कि मुझे नौकरी से निकाला जाने वाला है, तो उस विचार को सच मानने के बजाय उससे पूछें, क्या ये एक स्थापित तथ्य है या ये सिर्फ मेरे डर द्वारा रची गई एक कल्पना है? ज्यादातर मामलों में वो सिर्फ हमारी कल्पना ही होती है। बिल्कुल। तथ्य सिर्फ इतना होता है कि ईमेल की टोन रूखी थी, बस। हाँ, शायद बॉस का दिन खराब हो। हाँ, वास्तविकता तटस्थ है। और इन सब अभ्यासों का अंतिम लक्ष्य है अपने जीवन में मौन के लिए जगह बनाना, साइलेंस, जो आज के समय में बहुत मुश्किल है। आधुनिक जीवन में हम लगातार शोर से घिरे हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़, पॉडकास्ट, हमारे दिमाग को उस जानकारी को प्रोसेस करने का समय ही नहीं मिलता। हमेशा कुछ ना कुछ बज रहा होता है। जब हम कुछ समय के लिए डिजिटल और बाहरी शोर से दूर होके मौन में बैठते हैं, तो दिमाग का वो ऑटोमेटिक थॉट जनरेटर धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम बाहरी आज़ादी को तो बहुत महत्व देते हैं कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। पर अंदर की आज़ादी का क्या? वही तो, अगर हम अपने ही विचारों के गुलाम हैं, अगर हम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में जकड़े हुए हैं, तो असल में हम आज़ाद नहीं हैं। यही इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि असली आज़ादी मन की शांति है, जहां इंसान विचारों से जुड़ा नहीं रहता। हाँ, और वो शांति तब आती है जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे अपने हर विचार से उलझने की, उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। जब अनावश्यक चीजों को जाने देने की कला आ जाती है, तो जो खालीपन बचता है वही सच्ची खुशी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष पर गौर करें, तो सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारे दिमाग में उठने वाला हर विचार सच नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ज्यादातर समय ये केवल अनिश्चितता से बचने के लिए हमारे दिमाग द्वारा रची गई एक कहानी होती है। ओवरथिंकिंग वो अदृश्य वजन है जो हमें थका देता है, और इसका इलाज विचारों को दबाना नहीं है। हाँ, सजगता समाधान है। चीजों को जाने देना शांति है, और शांत मन ही सच्ची खुशी है। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई रहस्यमयी ज्ञान नहीं है, बल्कि
हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को हैक करने का एक बहुत ही व्यावहारिक और वैज्ञानिक तरीका है। जो लोग हर दिन मानसिक तनाव और एंजाइटी की भागदौड़ में उलझे रहते हैं, उनके लिए ये जानकारी केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, बल्कि उस जाल से बाहर निकलने का एक व्यावहारिक टूलकिट है। बस थोड़ी सी सजगता और थोड़ा सा पॉज। आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करते हुए हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पर आप खुद आगे सोच सकें। वो विचार क्या है? हम जानते हैं कि हमारा दिमाग पिछले अनुभवों और डरों के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है। जरा सोचिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों की ज्यादातर चिंताएं और एंजाइटी असल में किसी पुरानी चेतावनी प्रणाली के आउटडेटेड नोटिफिकेशंस हों? ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। जैसे किसी फोन में कोई 10 साल पुराना ऐप अचानक कोई एरर मैसेज दिखाने लगे, जिसका आज के ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्या कोई उस पुराने नोटिफिकेशन को देखकर घबराएगा? बिल्कुल नहीं, वो उसे बस स्वाइप करके हटा देगा। तो अगली बार जब कोई डर पैदा करने वाला विचार किसी के मन में आए, तो खुद से बस एक सवाल पूछना चाहिए, अगर ये मेरी खुद की बनाई कहानी ना होकर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा लिखी गई एक फिल्म की स्क्रिप्ट होती, तो क्या मैं इस पर इतनी आसानी से यकीन कर लेता? शायद नहीं। उन विचारों को आसमान में तैरते हुए बादलों की तरह आते जाते देखिए। इस चर्चा में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए धन्यवाद। सजग रहिए और उस अदृश्य वजन को आज ही अपने कंधों से उतार दीजिए।